नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट डॉक्टर गोगा उर्फ गोविंद राय गर्ग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी फंगल ड्रग्स। तो क्या पढ़ेंगे हम? पहले हम जनरल मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे, कैसे एंटी फंगल ड्रग काम कर सकती हैं। फिर हम उनको डिवाइड करेंगे टॉपिकल में और सिस्टमिक एंटी फंगल ड्रग्स में। सिस्टमिक एंटी फंगल को फिर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो सिस्टमिक देते हैं बट लोकल एक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा जो सिस्टमिक देते हैं और सिस्टमिक एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी दवाइयाँ पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं पहले, जनरली एंटी फंगल ड्रग्स कैसे काम कर सकती हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये हमारा एक फंगल सेल है, ये कोई फंगल सेल है, और हमें पता है कि फंगल सेल के बाहर से सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके बाहर होती है सेल वॉल। ये फंगल सेल वॉल है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। तो एंटी फंगल ड्रग्स कहाँ काम कर सकती हैं? सबसे पहला मैकेनिज्म है वो फंगल सेल वॉल को इनहिबिट कर सकती है, फंगल सेल वॉल। और फंगल सेल वॉल पे काम करने वाली दवाई का नाम है इकाइनोकैंडिन। ये ग्रुप का नाम है इकाइनोकैंडिन। कैस्पोफंगिन इस ग्रुप में दवाई आती है। सबसे ज्यादा एंटी फंगल ड्रग्स जो काम करती हैं वो करती हैं फंगल सेल मेम्ब्रेन पे। फंगल सेल की मेम्ब्रेन पे ज्यादातर दवाइयां काम करती हैं। एग्जाम्पल क्या है इन दवाइयों का? जैसे एम्फोटेरिसिन बी हो गया, या अजोल्स हो गए, इवन टर्बिनाफिन भी इसी पे काम करती है, या फिर आप कह लो एमोरोलोफिन। एमोरोलोफिन, ये सारी दवाइयां जो हैं वो मेम्ब्रेन पे काम करती हैं। तीसरा, फंगस के अंदर यहाँ पे डीएनए है, तो हम उसका डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिट कर सकते हैं। तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर, न्यूक्लियस में काम करने वाली दवाई, और ये एग्जांपल है 5-फ्लूसाइटोसिन। 5-फ्लूसाइटोसिन ये डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। उसके बाद हमारे पास दवाइयाँ हैं जो फंगस में अंदर जो माइटोटिक स्पिंडल बन रहा है उसको रोकती हैं। तो नंबर 4 ड्रग्स जो माइटोटिक स्पिंडल को इनहिबिट करती हैं, माइटोटिक स्पिंडल को इनहिबिट करती हैं। जो फंगस के अंदर यहाँ पे डीएनए में काम चल रहा है, माइटोटिक स्पिंडल बन रहा है यहाँ पे, उस पे काम करती हैं। उसका नाम है ग्राइजियोफल्विन। ग्राइजियोफल्विन इनहिबिट माइटोटिक स्पिंडल। और लास्टली सबसे अंदर वहाँ पे क्या चल रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस चल रही है, तो हम प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, बिल्कुल लास्ट में प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही हैं, और वो करता है हमारा टैबोवोरोल। टैबोवोरोल। तो ये ग्रॉसली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंटी फंगल ड्रग्स के, ऐसे काम करती हैं। तो अब हम एंटी फंगल ड्रग्स पढ़ते हैं। एज वी डिवाइड देम इनटू टू कैटेगरीज, टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग्स एंड सिस्टेमिक एंटीफंगल ड्रग। टॉपिकल मतलब लोकली लगाने वाली। तो टॉपिकल एंटीफंगल ड्रग कहाँ लगा सकते हैं? स्किन, हेयर और नेल पे। स्किन, हेयर और नेल पे। तो अगर इन जगह पे लगा सकते हैं तो इनके इन्फेक्शन ही ठीक कर पाएगी। और सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल इज कॉल्ड एज डर्मेटोफाइटोसिस। तो टॉपिकल एंटीफंगल ड्रग्स हम यूजुअली डर्मेटोफाइटोसिस के लिए यूज करते हैं। डर्मेटोफाइटोसिस के लिए वर्ड यूज होता है टिनिया। सो जैसे अगर हमारे फेस पे हुआ, मतलब बॉडी पे हुआ, तो टीनिया कॉर्पोरिस कह सकते हैं। हेड पे हुआ तो टीनिया कैपिटिस कह सकते हैं। नेल्स पे हुआ तो टीनिया अंगुअम कह सकते हैं। तो अलग अलग तरह के टीनियाज हो सकते हैं साइट के हिसाब से, बट होते हैं सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल। तो यहाँ पे लोकल दवाई लगा सकते हैं। तो टॉपिकल एंटीफंगल दवाइयाँ कौन सी हैं? हमारे पास टोटल 5 दवाइयाँ हैं, और उनको आप याद कर सकते हो कैट से, CAT, कैट। टोटल 5 दवाइयाँ हैं, कैट से याद करते हैं। क्या क्या हैं? सी का मतलब है सिक्लोपिरॉक्स, सिक्लोपिरॉक्स ओलामिन, पूरा नाम है इसका सिक्लोपिरॉक्स ओलामिन। ए से हमारे पास 2 दवाइयाँ हैं, एक है अजोल्स, अजोल्स, और दूसरा है एमोरोलोफिन, एमोरोलोफिन। और टी से भी हमारे पास 2 दवाइयाँ हैं। टी से कौन कौन सी 2 दवाइयाँ हैं? एक है टर्बिनाफिन, टर्बिनाफिन, और दूसरी है टैबोवोरोल। तो ये हमारे पास टोटल टॉपिकल एंटीफंगल दवाइयाँ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो एक एक करके इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ते हैं। सिक्लोपिरॉक्स ओलामिन, सिक्लोपिरॉक्स ओलामिन जो है ये करती क्या है? ये
फंगस में जो भी ट्राईवेलेंट एनाइंस हैं या कैटाइंस हैं, ट्राईवेलेंट कैटाइंस जो हैं, ये उनके साथ बाइंड करती है। तो फंगस में जो भी मेटल्स वाली चीजें हैं, ट्राईवेलेंट कैटाइंस वाली, उनसे बाइंड करती है, तो दो चीजें कर सकती है। एक तो ये फंगस का साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इनहिबिट कर देती, और दूसरा बाकी जो भी मेटल बेस्ड एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट कर देती है। मेटल बेस्ड एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती है और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देती है सिक्लोपिरॉक्स। और सबसे खास बात क्या पता होनी चाहिए कि ये फंगस के लिए नेल पेंट की फॉर्म में आती है। तो फंगल नेल इन्फेक्शन के लिए, टीनिया अंगुम के लिए हम इसको दे सकते हैं एज अ नेल लैक्वर। नेल लैक्वर मतलब नेल पेंट की फॉर्म में आती है, नेल पेंट लगा सकते हैं। ओके, तो सिक्लोपिरॉक्स हो गया। अब दूसरा आते हैं अजोल्स। टॉपिकल अजोल्स में कौन सी दवाइयां आती हैं? टॉपिकल अजोल्स में हमारे पास दवाइयां हैं पुरानी। एक तो पुराने अजोल्स थे जैसे मिकोनाजोल, इकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल। तो ये टॉपिकल अजोल हैं, जो पहले से थे हमारे पास। बट अब हमने कुछ नए अजोल्स बनाए हैं, इन पे क्वेश्चन आता है। और नए अजोल्स के नाम आप याद कर सकते हो एसएलई से। नए अजोल जो हैं वो हैं एसएलई। एस से है सर्टाकोनाजोल, सर्टाकोनाजोल। एल से है लुलिकोनाजोल, और ई से है एफीनाकोनाजोल। सबसे पहले तो इनके नाम याद कर लो कि ये नए टॉपिकल अजोल्स हैं। अब इनके स्पेशल एमसीक्यू क्या है कि सारे के सारे जो एसएलई, जो तीन दवाइयां हैं, इन तीनों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। मतलब एंटी फंगल तो ये हैं ही, बट ये इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं, तीनों नए वाले। और स्पेशल पॉइंट इंडिविजुअल ड्रग्स में क्या है? सर्टाकोनाजोल में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है एंटी प्रूरिटिक, इचिंग भी कम करती है ये, इचिंग भी कम करती है सर्टाकोनाजोल। जबकि लुलिकोनाजोल जो है वो बहुत लॉन्ग एक्टिंग होती है, दिन में एक ही बार देनी होती है, एल मतलब लॉन्ग एक्टिंग है। और एफीनाकोनाजोल का नेल पेंट आता है, नेल लैक्वर के फॉर्म में आती है। एफीनाकोनाजोल नेल लैक्वर के फॉर्म में आती है। तो ये हो गया हमारे टॉपिकल अजोल्स। ठीक है, तो ए से पहला था अजोल। ए से दूसरा है एमोरोलोफिन। एमोरोलोफिन क्या करती है? ये फंगस में अर्गोस्टिरॉल बायोसिंथेसिस रोकती है, अर्गोस्टिरॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। बट अर्गोस्टिरॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले तो अजोल्स भी होते हैं, बट ये डिफरेंट जगह पे काम करती है, और डिफरेंट जगह पे काम करके अर्गोस्टिरॉल बनना रोक देते हैं। सपोज इस कंपाउंड ने अर्गोस्टिरॉल बनाना है, तो अर्गोस्टिरॉल नहीं बना, बट ये कंपाउंड तो बढ़ गया, और ये कंपाउंड जो बढ़ा उसका नाम है इग्नोस्टिरॉल। तो इग्नोस्टिरॉल का लेवल बढ़ाती है और अर्गोस्टिरॉल का लेवल कम करती है एमोरोलोफिन, और ये भी नेल पेंट की या नेल लैक्वर की फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, तो ये हो गया एमोरोलोफिन। नेक्स्ट है टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, सिस्टमिक दवाइयों के साथ। इसकी टैबलेट भी आती है, लोकल भी आती है क्रीम। टर्बिनाफिन भी नेल पेंट की फॉर्म में आती। अब बच गई टैबोवोरोल। टैबोवोरोल, टैबोवोरोल क्या करती है? इसके पास एक बोरॉन बेस्ड बॉन्ड होता है, बोरॉन कंपाउंड होता है। तो ये बोरॉन के साथ जो ल्यूसाइल टीआरएनए सिंथेटेज है उसको बाइंड कर लेती है। ल्यूसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के साथ बोरॉन बेस्ड बॉन्ड बना लेती है, और जब ये बॉन्ड बन जाता है तो ये काम नहीं कर सकता। काम नहीं करेगा तो क्या नहीं बनेगा? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये अकेली एंटीफंगल दवाई है जो प्रोटीन सिंथेसिस रोकती है बाय फॉर्मिंग ए बोरॉन बेस्ड बॉन्ड विद द ल्यूसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। वो इसके नाम में लिखा है, ये बोरॉन बेस्ड बॉन्ड बनाती है किसके साथ? ल्यूसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के साथ। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करती है। और इस दवाई का भी नेल पेंट आता है, फंगल नेल लैक्वर आता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें कि नेल लैक्वर की फॉर्म में कौन से एंटीफंगल दवाइयां अवेलेबल हैं, तो इसको आप याद कर लो। नेल लैक्वर जो होता है वो सीएट का है, सीएट का नेल लैक्वर है। तो सीएट का क्या है? सी का मतलब है सिक्लोपिरॉक्स ओलामिन, ई से एफिनाकोनाजोल, ए से एमिरोलोफिन,
टी से टर्बिनाफिन और टी से टैबोवोरोल। सो दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दी टॉपिकल एंटीफंगल ड्रग्स। ठीक है, अब आते हैं हम सिस्टेमिक एंटीफंगल ड्रग्स। सिस्टेमिक मतलब जो हम ओरल या आईवी वगैरह दे सकते हैं, सिस्टेमिक रूट से देते। अब सिस्टेमिक एंटीफंगल ड्रग्स दो तरह की हो सकती हैं कि सिस्टेमिक रूट से दिया तो सही बट यूज्ड लोकली, और दूसरा सिस्टेमिक रूट से दिया और यूज सिस्टेमिकली। अब इसका क्या मतलब है? दो दवाइयां हैं हमारे पास, एक है ग्राइजियोफल्विन और एक है टर्बिनाफिन। ये जो दो दवाइयां हैं, इन दोनों की बहुत हाई अफिनिटी होती है केराटिन के लिए। मतलब जब हम इनको ओरल देते हैं, ये दोनों दवाइयों को ओरल दे सकते हैं, जब हम इनको ओरल देते हैं ये अब्जॉर्ब होके ब्लड में आती। अब ब्लड से ये सिर्फ उस जगह पे जाएंगी जहां पे केराटिन है और कहीं नहीं जाती, सिर्फ केराटिन वाली जगह पे जाएंगी। और केराटिन कहां है? केराटिन होता है स्किन, हेयर और नेल्स। दैट मीन्स इनको हमने दिया तो सिस्टेमिकली, दिया तो ओरली, बट ये ठीक कौन सा फंगल इन्फेक्शन करेंगी? सिर्फ स्किन, हेयर और नेल का। मतलब यहां पे लगा भी सकते थे, किसी भी सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन में काम नहीं करेंगी। तो स्किन, हेयर और नेल के फंगल इन्फेक्शन को क्या बोल रहे थे हम? डर्मेटोफाइटोसिस। तो ये दवाइयां हैं जिनको ओरल देते हैं बट ये सिर्फ डर्मेटोफाइटोसिस में काम करेंगी, ग्राइजियोफल्विन और टर्बिनाफिन। तो इन दो दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं। पहले ग्राइजियोफल्विन से स्टार्ट करते हैं। ग्राइजियोफल्विन सबसे पहले कैसे काम करता है? ये फंगस का माइटोटिक स्पिंडल इनहिबिट करता है, माइटोटिक स्पिंडल इनहिबिट करता है फंगस का। अब ग्राइजियोफल्विन जो होता है ये होती है फंगी स्टैटिक ड्रग। ये फंगस की ग्रोथ को रोकती है, फंगस को मारती नहीं है। ठीक, इसमें खास बात क्या है कि फूड जो है उसकी अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। यूजुअली इसको फैटी फूड के साथ देते हैं। ज्यादातर दवाइयां तो हम खाली पेट देना चाहते हैं ना, इसको फूड के साथ देते हैं क्योंकि फूड अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। रिमेंबर, दो दवाइयों का फूड अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है जो आपको याद करनी है, एक ग्राइजियोफल्विन और दूसरा स्टैटिन्स। फूड इंक्रीज अब्जॉर्प्शन। अब क्या है कि ग्राइजियोफल्विन को हमने दिया किसके लिए? डर्मेटोफाइटोसिस के लिए, फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल। दिया कैसे? ओरल दिया। ठीक है, ओरल दिया, केराटिन में गया और सिर्फ स्किन, हेयर और नेल में जमा हो गया। ठीक है, अब स्किन, हेयर एंड नेल पे जमा तो हो गया। अब ये स्किन का सेल है, इसके अंदर फंगस बैठा था, हमने ग्राइजियोफल्विन दिया, ग्राइजियोफल्विन अब्जॉर्ब होके इस सेल के अंदर पहुंच गया। अब ग्राइजियोफल्विन ने किया क्या? मारा नहीं फंगस को, क्या किया? फंगस की ग्रोथ को रोका। इसने फंगस को बोला ये थम जा, ग्रो नहीं करना, वो रुक गया फंगस। ठीक है, बट हमें कब तक देना पड़ेगा? जब तक ये पूरा सेल ही बॉडी से निकल नहीं जाता, शेड नहीं हो जाता। और शेडिंग ऑफ पीरियड जो है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे अगर आप नेल की बात करो, जो नेल के सेल्स हैं ये शेड ऑफ होते हैं अराउंड 3 महीने में। दैट मीन्स अगर किसी को टीनिया अंगुअम है, नेल का इन्फेक्शन है और हमने उसको ग्राइजियोफल्विन स्टार्ट किया, तो अगर हमने ग्राइजियोफल्विन 2 महीने 2.5 महीने बाद भी बंद किया तो भी फंगस फिर से ग्रो कर जाएगा, क्योंकि ये तो स्टैटिक एसाइडल तो है नहीं। जैसे ही हमने छोड़ा फंगस फिर ग्रो कर जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिलैप्स की, रिलैप्स की, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म देना पड़ता है, ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं, इसलिए रिलैप्स हो जाते हैं। और इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या है कि ये करता है डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शन। क्या होता है डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शन? इनटॉलरेंस टू अल्कोहल। दैट मीन्स जब ग्राइजियोफल्विन देते हैं हम पेशेंट को बोलते हैं कि अल्कोहल नहीं पीना, क्योंकि अगर अल्कोहल पिया तो रिएक्शन हो जाएगा। अब क्या हुआ, हम दे किसके लिए, किसके लिए दे रहे हैं? फंगल इन्फेक्शन के लिए। फंगल इन्फेक्शन कौन सा? सुपरफिशियल डर्मेटोफाइटोसिस। क्या सिम्टम होगा पेशेंट को? इचिंग होगी। हमने पेशेंट को क्या बोला कि फंगल नेल इन्फेक्शन के साथ आया, हमने उसको बोला कि भैया ये एक दवाई दे रहे हैं ग्राइजियोफल्विन, ये आपको रोज एक गोली खानी है। कब तक खानी है? वो पूछेगा डॉक्टर साहब कब तक खानी है? आपको खानी है 3 महीने तक। 3 महीने तक खानी है, छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो दोबारा हो जाएगा। ठीक है, और साथ में हमने क्या बोला कि भैया 3 महीने तक दारू भी नहीं पीनी। वो बोलेगा एक छोटी सी इचिंग के लिए मैं 3 महीने दारू भी ना पीऊं? तो इसलिए लोग ज्यादातर बीच में छोड़ देते हैं। तो ग्राइजियोफल्विन में ये बड़ी प्रॉब्लम है, रिलैप्स करता है, इसलिए ग्राइजियोफल्विन को कॉमनली यूज नहीं करते हैं आजकल।
ओके, तो ये हो गया ग्राइजोफल्विन। अब दूसरी दवाई है उसमें टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन टर्बिनाफिन जो है ये फंगीसाइडल है, ये फंगस को मारती है, फंगीसाइडल है। कैसे काम करती है? फंगस सेल मेम्ब्रेन में एक कंपाउंड होता है सक्वालिन। सक्वालिन से बनता है लेनोस्टिरॉल और लेनोस्टिरॉल से बनता है अर्गोस्टिरॉल। अब सक्वालिन से लेनोस्टिरॉल बनाने वाले एंजाइम का नाम है सक्वालिन इपॉक्सीडेज और लेनोस्टिरॉल से अर्गोस्टिरॉल बनाने वाले एंजाइम का नाम है लेनोस्टिरॉल 14 अल्फा डी मिथाइलेज। जो पहला वाला एंजाइम है इसको इनहिबिट करता है टर्बिनाफिन, जबकि दूसरे वाले एंजाइम को इनहिबिट करते हैं अजोल्स। अब प्रॉब्लम यह है कि टर्बिनाफिन तो हमने बताया साइडल है, जबकि अजोल्स हैं वो स्टैटिक होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर दोनों के दोनों अर्गोस्टिरॉल का फॉर्मेशन ही रोक रहे हैं तो एक साइडल है एक स्टैटिक, ऐसा कैसे हो गया? उसका रीजन ये है कि जब टर्बिनाफिन देते हैं तो सक्वालिन से लेनोस्टिरॉल नहीं बना, उससे अर्गोस्टिरॉल नहीं बना, तो अर्गोस्टिरॉल कम हो गया। ये तो सेम मैकेनिज्म हो गया जो अजोल्स का है, पर क्योंकि हमने टर्बिनाफिन दिया तो सक्वालिन से लेनोस्टिरॉल नहीं बना, मतलब सक्वालिन जमा हो गया। और ये जो सक्वालिन होता है ये होता है फंगस के लिए टॉक्सिक। जो फंगस की डेथ होती है वो सक्वालिन करता है। अजोल सक्वालिन जमा नहीं होने देते, अजोल में सक्वालिन तो लेनोस्टिरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और लेनोस्टिरॉल टॉक्सिक है नहीं, तो इसलिए टर्बिनाफिन जो है वो फंगीसाइडल है। तो अगर आपसे पूछें विच इज दी ओरल फंगीसाइडल ड्रग, ये टर्बिनाफिन है। टर्बिनाफिन को ओरल दे सकते हैं और ये फंगीसाइडल भी है। ओके, तो टर्बिनाफिन साइडल है क्योंकि ये फंगस को मार देता है, इसलिए ये डर्मेटोफाइटोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डर्मेटोफाइटोसिस। क्लियर? तो ये हो गया हमारा टर्बिनाफिन। दैट मीन्स हमने कंप्लीट कर लिया ड्रग्स एक्टिंग लोकली, देंगे तो ओरल बट काम करेंगे लोकल। अब हम पढ़ते हैं सिस्टेमिक एंटीफंगल ड्रग फॉर सिस्टेमिक एक्शन। सिस्टेमिक दे रहे हैं और काम भी सिस्टेमिक इन्फेक्शंस के लिए कर रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है आपकी एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं AMB, एम्फोटेरिसिन बी। सबसे पहले भाई काम कैसे करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये हमारा एक फंगस सेल है, फंगल सेल है ये, और हमें पता है कि फंगल सेल जो है वो अर्गोस्टिरॉल से बना। ये अर्गोस्टिरॉल के मॉलिक्यूल्स, अर्गोस्टिरॉल के मॉलिक्यूल है, चारों तरफ होंगे, सारी मेम्ब्रेन में अर्गोस्टिरॉल। तो एम्फोटेरिसिन बी क्या करता है, जब हम एम्फोटेरिसिन बी देते हैं तो ये अर्गोस्टिरॉल से बाइंड कर जाता है। इसने अर्गोस्टिरॉल पे बाइंड कर लिया यहाँ पे, दूसरे मॉलिक्यूल ने अर्गोस्टिरॉल पे यहां बाइंड कर लिया, तो दोनों मॉलिक्यूल अर्गोस्टिरॉल पे बाइंड कर गए। बाइंड करने के बाद अब कहते हैं कि चलो यार हमारी कट्टी, हम घूमने चलते हैं। तो एक इधर घूमने चल दिया, एक इधर घूमने चल दिया। क्या हुआ, एक यहां बाइंड किया, एक यहां बाइंड किया, और अब ये घूमने चल दिए। जब ये घूमने चलेंगे तो क्या होगा, यहां पे एक पोर बन जाएगा, छेद बन जाएगा, ठीक। और इस पोर्स के थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फंगस के अंदर पड़े थे वो लीक होके बाहर निकल जाएंगे, और जब फंगस की सारी इंपॉर्टेंट चीजें बाहर निकल गई तो फंगस मर जाएगा, ठीक। तो कैसे काम करता है एम्फोटेरिसिन बी, ये अर्गोस्टिरॉल से बाइंड करता है, आर्टिफिशियल पोर्स क्रिएट करता है, उससे इंपॉर्टेंट इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल लीक हो जाते हैं और फंगस की डेथ हो जाती है, और इन शॉर्ट इट इज अ फंगीसाइडल ड्रग। तो सिस्टेमिक यूजर्स में अकेली इंपॉर्टेंट साइडल दवाई है वो है एम्फोटेरिसिन बी, फंगीसाइडल है। अब एम्फोटेरिसिन बी में खास बातें क्या हैं? सबसे पहली खास बात एम्फोटेरिसिन बी है कि ये साइडल है। दूसरा ये है कि इसका स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है, ऑलमोस्ट हर एक फंगस को मार सकती है, हर एक फंगस को मार सकती है, और साइडल भी है, साइडल भी है, फंगस को मार भी सकती है। और तीसरी बात यह है कि इसको ओरल तो दे नहीं सकते, इंजेक्टेबल दवाइयां मेनली आईवी देते हैं, नॉट इफेक्टिव ओरली। क्योंकि आईवी दे रहे हैं, साइडल भी है और स्पेक्ट्रम भी वाइड है, तो कोई भी सीरियस फंगल इन्फेक्शन हो एम्फोटेरिसिन बी ड्रग ऑफ चॉइस होता है हर एक सीरियस फंगल इन्फेक्शन के लिए। जैसे इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर म्यूकोरमाइकोसिस,
म्यूकोरमाइकोसिस तो सबको याद होगा, कोविड-19 में हमने अंधाधुंध स्टेरॉयड यूज किए। स्टेरॉयड यूज करने के कारण क्या हुआ, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, लोगों को इम्यूनिटी कम हो गई। जब हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, इम्यूनिटी कम हो गई, तो म्यूकोरमाइकोसिस जो नॉर्मली इन्फेक्शन म्यूकोर फंगस नहीं करता था, अब ये भी शेर बन गया, ये कहता मैं इन्फेक्ट करूंगा। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो गए, इसमें आंख भी खराब हो जाती है, जान भी जा सकती है, सीरियस फंगल इन्फेक्शन है। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है एम्फोटेरिसिन बी। दूसरा, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में भी ड्रग ऑफ चॉइस एम्फोटेरिसिन बी है। बट प्रॉब्लम क्या है, हम एम्फोटेरिसिन बी देंगे पहले, जब उसका थोड़ा बहुत इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा तब हम उसको शिफ्ट कर देंगे फ्लूकोनाजोल पे। पहले एम्फोटेरिसिन बी देंगे, बाद में फ्लूकोनाजोल पे शिफ्ट कर देंगे। तो बेसिक क्या है, अक्यूट केसेस में या इनिशियल ट्रीटमेंट एम्फोटेरिसिन बी है, और मेंटेनेंस जो है वो फ्लूकोनाजोल से होती है। फ्लूकोनाजोल भी ड्रग ऑफ चॉइस है, बट वो मेंटेनेंस के लिए। अब फंगस के अलावा एम्फोटेरिसिन बी इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर काला आजार। याद है हमने पढ़ा था, काला आजार सिंगल इन्फ्यूजन इज इनफ। तो काला आजार के लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस है एम्फोटेरिसिन बी। तो बेसिकली किसी भी सीरियस फंगल इन्फेक्शन के लिए एम्फोटेरिसिन बी इज ड्रग ऑफ चॉइस। अब आते हैं इसकी प्रॉब्लम्स पे। ये तो फायदे पढ़ लिए, प्रॉब्लम क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो है इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस। इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस, तो नाम से क्या पता लग रहा है, जब भी हम एम्फोटेरिसिन बी की इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे आदमी को रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, फीवर, चिल्स, राइगर्स, माइल्जिया, ये सब हो जाएगा, तो सिम्टम्स होने शुरू हो जाएंगे। बट इसमें खास बात क्या याद करनी है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट तो है, बट ये डोज पे डिपेंडेंट नहीं है, डोज इंडिपेंडेंट है। मतलब ये होगा तो कम डोज पे भी हो जाएगा, नहीं होगा तो ज्यादा देने पे भी नहीं होगा, तो डोज पे डिपेंडेंट नहीं है। अब दूसरा एमसीक्यू पूछते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट। मोस्ट कॉमन डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट कौन है, जो तो कम डोज पे नहीं होगा, ज्यादा डोज पे होगा, वो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिसिन बी बहुत हाईली नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होता है। और क्या होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी में, ये होता है रीनल टिब्यूलर एसिडोसिस। रीनल टिब्यूलर एसिडोसिस विद हाइपोकैलीमिया। मेंबर हाइपोकैलीमिया पे अलग से एमसीक्यू आता है कि एम्फोटेरिसिन बी देने से कौन सी इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम होती है, इट इज हाइपोकैलीमिया। सो रीनल टिब्यूलर एसिडोसिस विद हाइपोकैलीमिया, ये है मोस्ट कॉमन डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट। ओवरऑल मोस्ट कॉमन इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन है, बट मोस्ट कॉमन डोज डिपेंडेंट जो है वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट इसका साइड इफेक्ट है अनीमिया। तो ये मेन साइड इफेक्ट्स हो गए एम्फोटेरिसिन बी के, और सबसे खतरनाक है इसमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्यों हो रही है, तो पता लगा एम्फोटेरिसिन बी जाता है ट्यूबुलर सेल्स में भी, ये अर्गोस्टेरॉल के जैसे चीजों को इनहिबिट कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को भी, जिससे टॉक्सिसिटी होती है। तो फिर हमने क्या किया, हमने एम्फोटेरिसिन बी को चारों तरफ से लिपिड से कवर कर दिया। अगर हमने इसके चारों तरफ लिपिड लगा दिए, तो जब ये किडनी में गया तो किडनी के सेल को टच नहीं कर पाया, उसके सेल को टच नहीं कर पाया, तो टॉक्सिसिटी कम हो गई। तो इनको कहते हैं हम लिपिड प्रेपरेशंस ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। लिपिड प्रेपरेशंस, हमारे पास 3 तरह की लिपिड प्रेपरेशंस हैं, जो सबसे कॉमनली यूज करते हैं उसको हम कहते हैं लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। दूसरी प्रेपरेशन है एम्फोटेरिसिन बी कोलॉइडल डिस्पर्शन, कोलॉइडल डिस्पर्शन। और तीसरी है एम्फोटेरिसिन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी की सारी प्रेपरेशंस में बेसिकली हमने इसको चारों तरफ लिपिड से कवर कर दिया, ताकि किडनी के सेल्स में डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो। तो इनका क्या फायदा हुआ, मेन फायदा क्या हुआ, मेजर एडवांटेज, दे आर लेस नेफ्रोटॉक्सिक। बाकी सब कुछ सेम है, रिमेंबर, स्पेक्ट्रम सेम रहेगा, एक्टिविटी सेम रहेगी, साइड इफेक्ट्स बाकी सेम रहेंगे। मेन एडवांटेज क्या है कि नेफ्रोटॉक्सिक कम होते हैं एज कंपेयर टू कन्वेंशनल एम्फोटेरिसिन बी। ठीक, तो ज्यादातर केसेस में हम यही यूज करते हैं लिपिड प्रिपरेशंस, बट प्रॉब्लम यह है कि कॉस्टली होते हैं थोड़ा सा, मेन प्रॉब्लम इनकी कॉस्ट होती है, बाकी अदरवाइज बढ़िया दवाई है। तो ये हो गया हमारा एम्फोटेरिसिन बी, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टेमिक ड्रग। ठीक है, अब दूसरी दवाइयां हैं हमारी अजोल्स। अजोल्स 2 तरह के हो सकते हैं,
ट्रायाजोल्स एंड इमिडाजोल्स। नहीं याद करने की जरूरत, केमिकल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, बट नाम अजोल में खत्म होना चाहिए, ठीक। तो अजोल्स के सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। सिस्टेमिकली जो यूज करते हैं अजोल, जैसे कीटोकोनाजोल, इन सब का नाम कोनाजोल में खत्म होगा। कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरीकोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल, ये इंपॉर्टेंट अजोल्स हैं हमारे पास। अजोल्स कैसे काम करते हैं हमने बताया था आपको, कैसे काम करते हैं कि लेनोस्टिरॉल से अर्गोस्टिरॉल बनता है। एंजाइम कौन सा होता है? 14 अल्फा डी मिथाइलेज। तो अजोल्स इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, 14 अल्फा डी मिथाइलेज को। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो अर्गोस्टिरॉल नहीं बनेगा, तो फंगस ग्रो नहीं करेगा। तो ये हैं फंगी स्टैटिक ड्रग्स। अजोल्स फंगी स्टैटिक हैं, फंगस की ग्रोथ को रोकते हैं। अब अजोल्स में खास बात क्या याद करनी है आपको? कीटोकोनाजोल आजकल नहीं यूज करते या बहुत रेयरली यूज करते हैं, और एमसीक्यू में पूछते हैं क्यों क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कत है। सबसे पहली बात, सबसे कम पोटेंट है, सारे अजोल्स में से सबसे कम पोटेंसी है इसकी। दूसरा, ये माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर है। रिमेंबर विटामिन के कैन कॉज एंजाइम इनहिबिशन पढ़ा था, तो इसमें बहुत सारी ड्रग इंटरेक्शंस होती हैं, कई सारी दवाइयों की टॉक्सिसिटी कर सकता है। तीसरा, ये डिस्को ड्रग है। डिस्को याद है? डिस्को गाइनेकोमेस्टिया करता है। चौथा, ये लिवर डैमेज भी कर सकता है, हिपैटोटॉक्सिक है। और लास्टली, ये स्टेरॉयड की फॉर्मेशन को रोकता है, तो इट कैन रिजल्ट इन अड्रीनल सप्रेशन। तो इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं इसके, तो ऑब्वियसली हम यूज नहीं करते। लोकली कर लेते हैं, इसके शैम्पू वगैरह आते हैं कीटोकोनाजोल के, बट सिस्टेमिकली यूज नहीं करते हैं। ओके, फिर आया फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल में खास बात क्या है कि फ्लूकोनाजोल की मैक्सिमम ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है, और इसका मैक्सिमम सीएनएस पेनिट्रेशन भी होता है। सीएनएस में भी सबसे ज्यादा है, और ओरल अब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा है फ्लूकोनाजोल की। और फ्लूकोनाजोल जो है, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कैंडिडियासिस। कैंडिडा इन्फेक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, एंड इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शंस आल्सो, पर्टिकुलरली क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस की मेंटेनेंस में। रिमेंबर, अक्यूट केस में तो एम्फेटासिन बी काम आएगी, मेंटेनेंस के लिए देंगे हम फ्लूकोनाजोल। देन इट्राकोनाजोल में खास बात यह है कि ये अकेला अजोल है, जिसको ओरल तो दे सकते हैं बट आईवी नहीं दे सकते, ये सिर्फ ओरल है। इट्राकोनाजोल इज ओनली ओरल, क्योंकि ये इंजेक्टेबल है ही नहीं, तो इसलिए सीरियस में कभी नहीं देते। इट्राकोनाजोल माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शंस में देते हैं। कौन से इन्फेक्शन में देते हैं इट्राकोनाजोल? इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। ब्लास्टोमाइसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, ब्लास्टोमाइकोसिस, एंड ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्पोरोट्राइकोसिस। सबके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है इट्राकोनाजोल, ओरल इट्राकोनाजोल। हिस्टोप्लाज्मोसिस के लिए, ब्लास्टोमाइकोसिस के लिए, स्पोरोट्राइकोसिस के लिए, सबके लिए इट्राकोनाजोल। अब इट्राकोनाजोल के बाद आ गया बोरीकोनाजोल। बोरीकोनाजोल में खास बात है, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इन्वेजिव एस्परजिलोसिस। इन्वेजिव एस्परजिलोसिस के लिए वोरीकोनाजोल ड्रग ऑफ चॉइस है, इन्वेजिव एस्परजिलोसिस। और लास्टली क्या बचा अपना? पोसाकोनाजोल। जो पोसाकोनाजोल है, ये अकेला अजोल है, पूरे अजोल वाली कैटेगरी में, कोनाजोल वाली कैटेगरी में अकेली दवाई है जो म्यूकोर माइकोसिस के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। ये अकेली दवाई है जिसको म्यूकोर माइकोसिस में दे सकते हैं, और ये देते भी ओरल है, ठीक। तो रिमेंबर, अगर क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर म्यूकोर माइकोसिस, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? वो है एम्फोटेरिसिन बी। बट अगर पूछते हैं कि कौन सी दवाई ओरल दे सकते हैं म्यूकोर माइकोसिस में, वो है पोसाकोनाजोल। पोसाकोनाजोल इज द ओरल अजोल यूज्ड इन म्यूकोर माइकोसिस। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया अजोल्स के बारे में, सेकेंड ग्रुप ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। ओके, अब तीसरा दवाई आती है जो इनहिबिट करती है डीएनए पॉलीमरेज को। डीएनए पॉलीमरेज को मतलब फंगस सेल की रेप्लिकेशन को रोकती है, डीएनए रेप्लिकेशन को रोकती है, और इस दवाई का नाम है 5-FLU
साइटोसिन। तो नाम से ही पता लग रहा है, तो इसके नाम में ही साइटोसिन आ गया। साइटोसिन होता है डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो साइटोसिन डीएनए में होता है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर उसके जैसा है, तो डीएनए पॉलीमरेज कंफ्यूज हो जाता है कि ये दवाई है या असली साइटोसिन है। तो अगर वो इस पे बाइंड कर गया तो काम रुक जाएगा। तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है डीएनए पॉलीमरेज का। और फ्लूसाइटोसिन यूजुअली हम एम्फोटेरिसिन बी के साथ कंबाइन करके देते हैं, एम्फोटेरिसिन बी के साथ देते हैं टू इंक्रीज द एक्शन ऑफ एम्फोटेरिसिन बी। ओके, तो ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर। अब बच गया लास्ट ग्रुप, ये नई दवाइयां हैं फंगस में, इनको कहते हैं हम इकाइनोकैंडिन्स। इकाइनोकैंडिन्स, ये ग्रुप का नाम है इकाइनोकैंडिन, और इस ग्रुप में जो मेन दवाई है उसका नाम है कैस्पोफंगिन। कैस्पोफंगिन। और इस दवाई की खास बात क्या है कि इकाइनोकैंडिन्स जो होती हैं वो बीटा 1,3 ग्लाइकैन की सिंथेसिस को रोकती है। बीटा 1,3 ग्लाइकैन जो होता है ये फंगस की सेल वॉल में होता है। तो बेसिकली ये फंगस की सेल वॉल को इनहिबिट करती है। रिमेंबर, अकेली दवाई है जो सेल वॉल पे काम करती है, बाकी सारी सेल मेम्ब्रेन्स पे करती है, ये सेल वॉल पे करती है। और एक कैस्पोफंगिन के नाम में इसका यूज लिखा है, कहाँ यूज करते हैं? सी मतलब कैंडिडा में, और एएसपी मतलब एस्परजिलोसिस में। तो ये कैंडिडा में और एस्परजिलोसिस में यूज कर सकते हैं, बट रिमेंबर ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। कैंडिडा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या था? फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कैंडिडा। और एस्परजिलोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या था? वोरिकोनाजोल। इट कैन बी यूज्ड है, कैस्पोफंगिन कैन बी यूज्ड है, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। ओके, तो क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। हमने पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताए एंटी फंगल ड्रग्स के सेल वॉल पे काम करने वाली इकाइनोकैंडिन है, फिर सेल मेम्ब्रेन पे काम करने वाली एम्फोटेरिसिन बी है, टर्बिनफिन है, अजोल्स हैं, एमोरोलोफिन है। फिर उसके बाद अंदर चले जाओ तो डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर फ्लूसाइटोसिन है, माइटोटिक स्पिंडल इनहिबिटर ग्राइजियोफल्विन है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर टैबोवोरोल है। तो मेन कर लिए हमने। उसके बाद हमने एंटीफंगल ड्रग्स को डिवाइड किया टॉपिकल में और सिस्टेमिक में। टॉपिकल वाली दवाइयां जो थी वो हम याद करते थे कैट से, 5 दवाइयां थी, सिक्लोपिरोक्स, अजोल्स और एमोरोलोफिन, टर्बिनफिन और टैबोवोरोल। ठीक है, और फंगल जो नेल पेंट की तरह अवेलेबल होते हैं, नेल लैक्वर की तरह, वो है सियट। सियट, कौन सी सियट? सी मतलब सिक्लोपिरोक्स, एफिनाकोनाजोल, एमोरोलोफिन, अजोल, एमोरोलोफिन, टर्बिनाफिन और टैबोवोरोल, ये सारे नेल लेकर की फॉर्म में अवेलेबल हैं। और सर्टाकोनाजोल स्पेशल है, जिसके एंटी प्रूरेटिक या खुजली कम करने वाले एक्शन भी है, एंटी इचिंग एक्शन होते हैं। फिर सिस्टेमिक एंटीफंगल दवाइयां स्टार्ट की, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। सिस्टेमिक दवाइयां बट यूज्ड लोकली, इसमें हमारी ग्राइजियोफल्विन और टर्बिनाफिन। फिर सिस्टेमिक दवाइयां फॉर सिस्टेमिक एक्शन, इसमें एम्फोटेरिसिन बी आ गया जो कि म्यूकोरमाइकोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, सीरियस इन्फेक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर अजोल्स आ गए, फ्लूकोनाजोल जो कैंडिडियासिस में देते हैं, वो सब हो गया। और लास्टली इसमें हमारा दवाई आ गई इकाइनोकैंडिन जो कैस्पोफंगिन वगैरह है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विच एंटीफंगल ड्रग पोसेस एडिशनल एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी प्रूरेटिक एक्टिविटी? कौन सी थी? सर्टाकोनाजोल। सर्टाकोनाजोल एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी प्रूरेटिक भी है। कोविड-19 निमोनिया हुआ, ठीक हो गया। नेजल कंजेशन और स्वेलिंग ऑफ फेस हुई, ब्लैक लीजन हुई, डायग्नोसिस बता दिया। चलो, म्यूकोरमाइकोसिस है, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया, एम्फोटेरिसिन बी इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्रायाजोल, ट्रायाजोल से कंफ्यूज नहीं होना, अजोल है, बस अजोल एंड में लिखा है तो अजोल है। अजोल का क्या मैकेनिज्म है? इनहिबिट अर्गोस्टिरॉल बायोसिंथेसिस। कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती हैं? लेनोस्टिरॉल 14 अल्फा डी मिथाइलेज। विच ड्रग इज यूज्ड नेल लैकर? नेल लैकर हमने क्या बताए थे? सियट। कौन कौन से थे? सिक्लोपिरोक्स, एफिनाकोनाजोल, एमोरेलोफिन, टर्बिनाफिन एंड टैबोवोरोल। तो इनमें से कौन सा है? टर्बिनाफिन। सो टर्बिनाफिन इज द आंसर। इन्वेजिव एस्परजिलोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस, यस इट इज वोरिकोनाजोल। एचआईवी पेशेंट को सीजर हुए, नेक रिजिडिटी हुई, सीएसएफ एग्जामिनेशन पे इंडिया इंक वाले ऑर्गेनिज्म आ गए, बता दिया भाई, बता दिया, सब कुछ बता ही दिया, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है। विच एंटीफंगल ड्रग इज यूज्ड इनिशियली? ये ध्यान से पढ़ना है, कब पूछ इनिशियली। इनिशियल ट्रीटमेंट इज विद लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, मेंटेनेंस इज विद फ्लूकोनाजोल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। तो मेरा मैसेज क्या है
सक्सेसफुल पीपल, जो सक्सेसफुल हैं, दे नेवर वरी अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग। अब आप सोच लो क्या करते हो? अब देख लो क्या कर रहा है, मेरा दोस्त क्या पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, अच्छा उसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया, वो इस किताब से पढ़ रहा है, वो ये क्यू क्यू बैंक कर रहा है। जब उनके बारे में सोचते रहोगे, आप आगे कैसे बढ़ोगे? सो अपना एक पूरा शेड्यूल बनाओ, अपने पे फ़ोकस करो, दूसरे पे ध्यान मत दो कौन क्या कर रहा है। तो अगर आप अपने आप पे फ़ोकस करोगे तो बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।